अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑन विजडम और मैं हूं इंजीनियर एडवोकेट अयाज नूर। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ ये क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल लॉ किन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, इंटरनेशनल लॉ किन चीज़ों को डिस्कस करता है, इंटरनेशनल लॉ किसके बारे में है। सब्जेक्ट एक्चुअली उन चीज़ों को बोलते हैं या उन पर्सन्स को या एंटिटीज़ को कहते हैं जिनकी कोई इंटरनेशनल पर्सनैलिटी होती है। और फिर जाहिर बात है, जब आप कोई लीगल पर्सनैलिटी बन जाते हैं तो फिर आपके राइट्स भी होंगे और आपकी ड्यूटीज़ भी होंगी। तो ये एक्चुअली इसका तो मतलब ये है। अब हुआ ये है कि 19वीं सदी से पहले पहले तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट यानी कंट्री या नेशन या कौम वो ही सब्जेक्ट होता था इंटरनेशनल लॉ का। यानी इंटरनेशनल लॉ सिर्फ उनके बारे में ही बात करता था, कंट्रीज़ के बारे में बात करता था, मुल्कों के बारे में बात करता था, कौमों के बारे में बात करता था। लेकिन वर्ल्ड वार टू के बाद चीज़ें बड़ी तब्दील हो गई। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लॉ उनको डिस्कस करता है, जैसे लोगों को डिस्कस करता है, जैसे जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई जाती हैं रियासतों के ज़रिए उनको डिस्कस करता है, जो एनजीओज़ होती हैं जो लोग बनाते हैं उनको डिस्कस करता है, इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं, इंटरनेशनल जो ग्रुप्स बने हुए हैं, ब्लॉक्स बने हुए हैं उनको डिस्कस करता है। कहने का मतलब है कि जो इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट है यानी जिस चीज़ को वो डिस्कस करता है अब वो बहुत फैल चुका है और उसमें मज़ीद जो है ना यानी कि एक डेवलपमेंट आ चुकी है। ये एक इंट्रोडक्शन है। अब आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक किसके मुतालिक है। अब मज़ीद हम इसको डिस्कस यूँ करते हैं। अब हम इसकी अगर क्लासिफिकेशन करें कि सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ की क्लासिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले तो स्टेट्स आती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है, यानी कंट्रीज़ है, जिस तरह पाकिस्तान है, इंडिया है, मतलब बांग्लादेश है। अब ये स्टेट्स हैं, ये कौम है, ये एक सब्जेक्ट है। ओके जी। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? इंडिविजुअल यानी आम लोग, कोई भी शख्स, कोई भी बंदा, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं, जैसे आपका सर अयाज नूर। अब ये भी जो है ना सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। इसी तरीके से कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनाइटेड नेशन है, वो भी सब्जेक्ट है। इस तरह कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो भी भाई इंटरनेशनल सब्जेक्ट उनको माना जाता है कि ये इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट हैं। इंटरनेशनल कंपनीज बहुत हैं। सबसे बड़ी कंपनी तो ये है जिसपे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाईजान, कौन सी? यूट्यूब, अमेजोन है, और भी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ की मतलब पूरे बहुत सारी कंट्रीज़ में वो ऑपरेट करते हैं, उनके दफ्तर हैं, वो चीज़ें वहाँ बेचते हैं, सेल करते हैं। तो भाई ये भी जो है ना जो है ना कंपनीज़ जो भी है ना, जो इंटरनेशनल कंपनीज़ है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो भी जनाब इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट हैं। अब इनके कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ भी होती हैं, जाहिर बात है, और वो वेरी करता है उनके स्टेटस के हिसाब से। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसका एक अपना उसके राइट्स और ड्यूटीज़ हैं। मिसाल देता हूँ आपको, अगर कोई एक आम बंदा है, शख्स है, तो इंटरनेशनल लॉ के तहत उसको ये फ्रीडम है कि उसके ऊपर टार्चर नहीं किया जाएगा। और उसके अलावा एक मुल्क या रियासत या स्टेट के ऊपर भी ये ड्यूटी होती है कि वो किसी शख्स के ऊपर टार्चर नहीं करेगी या उसको किसी ऐसी जगह नहीं भेजेगी जहाँ पे उसको उसके ऊपर टार्चर किया जाएगा। तो ये जो हक है, ये जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं, ये कहाँ पे लिखी हुई हैं? ये भाईजान इंटरनेशनल लॉ में लिखी हुई हैं। और वो इंटरनेशनल लॉ क्या है? वो है इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। देखें, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो सब्जेक्ट है ना इंटरनेशनल लॉ के, जैसे स्टेट है, जैसे इंडिविजुअल है, जैसे कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, इनके भी राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं। इसके अलावा हम मज़ीद ये भी कह सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल सब्जेक्ट हैं या इंटरनेशनल लॉ के जो सब्जेक्ट हैं, ये इनके पास इतनी कैपेसिटी है, इनके पास इतना इख्तियार है कि वो कुछ भी ऐसे काम है जो कर सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। वो अब उसकी मिसाल देता हूँ। देखें, पहली बात यह है कि वो इंटरनेशनल और नेशनल कोर्ट्स में जाके क्लेम कर सकते हैं अगर उनके साथ कोई ज्यादती हुई है। ठीक है। इसके अलावा जनाब वो किसी के साथ का कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं जिसको हम ट्रीटी बोलते हैं, किसी के साथ लेन देन कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और मज़े के अलावा इनको इम्यूनिटी भी हासिल होती है। उसकी मिसाल आपको पता है, जो जैसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, जिस तरह एक सफ़ीर, एक शख्स जो होता है वो किसी मुल्क में जाके सफ़ीर लगता है, डिप्लोमेट लगता है, तो वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन होती है बहुत सारी। तो कहने का मतलब ये है, ये जो सब्जेक्ट है ना इंटरनेशनल लॉ के दोस्तों, जिसमें कंट्रीज़, स्टेट्स वगैरह आ गई, एक आम शख्स भी आ गया, ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, इंटरनेशनल कंपनीज आ गई, तो भाई इनके भी राइट्स हैं, इनके भी ड्यूटीज़ हैं और इनके पास भी कुछ पावर्स हैं। ओके जी। अब हम ज़रा डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के हवाले से कुछ थ्योरीज भी हैं। तो भाईजान बेसिकली 3 बड़ी थ्योरीज हैं, और वो कौन सी हैं? एक तो है रियलिस्ट थ्योरी, दूसरा फिक्शनल, और तीसरी है फंक्शनल। अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये क्या कहती हैं। सबसे पहले रियलिस्ट थ्योरी।
भाई ये लोग जो है ना रियलिस्टिक थ्योरी के जो मानने वाले हैं, ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट यानी नेशन यानी कंट्री, भाई यही सब्जेक्ट है और कोई चीज़ नहीं है। इंटरनेशनल लॉ सिर्फ इनको ही डिस्कस करता है। वो ये कहते हैं कि भाई साहब ये इंटरनेशनल लॉ तो वजूद ही इन रियासतों की वजह से आया है, इन कंट्रीज़ की वजह। ये अगर कंट्रीज़ ना होते दुनिया में, अगर ये इस तरह रियासतें ना होती, कौमें ना होती, तो इंटरनेशनल लॉ कहाँ से आता। ये बात भी तो उनकी बड़ी अच्छी लगी हमें कि हाँ यार ये बात तो बिल्कुल लॉजिक है। इसके जो सबसे बड़े वो है ना सपोर्टर, प्रोफेसर एल ओपेनहेम, वो तो ये कहते हैं लॉ ऑफ नेशन इज अ प्राइमरी लॉ बिटवीन द स्टेट, टू दैट एक्सटेंड सब्जेक्ट ऑफ लॉ शुड बी नेशंस ओनली। जब ये कानूनी नेशंस के लिए बना है, स्टेट्स के लिए बना है, तो भाई उसका सब्जेक्ट भी वही होगा। ये सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेगा, उन्हीं की बात करेगा, उन्हीं की हकूक़ की बात करेगा, उनकी ड्यूटीज़ की बात करेगा। तो ये बात अच्छी लगी, लेकिन फिर लोगों ने तनकीद भी की। लोग क्या कहते हैं अच्छा जी फिर इंटरनेशनल ये जो पायरेट्स हैं, जो समंदरी डाकू हैं, और ये जो बेचारे जो स्लेव्स होते हैं, गुलाम होते हैं, इनके बारे में क्यों बात करता है, इनके हकूक़ के बारे में क्यों बात करता है, क्यों लिखता है कि जी स्लेव्स के हकूक़ हैं, क्यों लिखता है कि जो ये पायरेट्स हैं ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको जहाँ मिले इनको सज़ा दो। तो ये भी तो गलत बात है ना। अगर वो सिर्फ रियासतों के लिए बना हुआ है, कौम नेशंस के लिए बना हुआ है या कंट्रीज़ के लिए बना हुआ है, तो फिर ये लोगों या इंडिविजुअल को डिस्कस क्यों करता है। ये जो स्लेव्स और पायरेट्स हैं ये लोग हैं ना, इंडिविजुअल्स हैं ना, इनको क्यों डिस्कस करता है। तो ये इनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। उसके बाद दूसरी थ्योरी है फिक्शनल। भाई ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही सब्जेक्ट है, स्टेट तो है ही नहीं। तो ये भाई क्यों भाई ऐसा तुम लोग क्यों कहते हो। उनका मानना है कि दरअसल जो रियासत है ना या कोई भी कंट्री है वो लोगों से ही तो बनता है ना। अगर लोग ना होंगे तो वो मुल्क कहाँ होगा। ठीक है, ये बात भी बड़ी अच्छी लगी। हाँ यार ये बात भी इनकी वजन है कि भाई लोग ही मिल के एक कौम बनाते हैं, लोग ही मिल के एक मुल्क बनाते हैं। अगर लोग ही ना होंगे तो इंडिविजुअली ना होंगे तो वो स्टेट क्या होगी। तो ये कहते हैं दरअसल जो है ना इंटरनेशनल लॉ सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को ही डिस्कस करता है। तो ये बात है इनकी। तो लोग कहते हैं कि यार ये थ्योरेटिकल तो बड़ी अच्छी बात है, जो प्रोफेसर किल्सन साहब ने ये की थी बात इस थ्योरी के बारे में। कहते हैं यार ये तो किताब ही बड़ी अच्छी बात लगती है, हाँ बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन यार प्रैक्टिकली तो फिर आप कंट्री के साथ ही करते हो ना, मतलब कंट्री को ही डील करते हो ना। अब ये तो नहीं कंट्री में जितने इंडिविजुअल हैं सबसे अलग अलग तुम बात करते हो, यानी वो एज ए कंट्री सिंगल इंटिटी बन के, एज ए सिंगल जो है ना बन के आप उसके साथ डिस्कस करते हो। तो कहता है प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक जो मुल्क है वो लोगों से ही बनता है, लेकिन भाई प्रैक्टिकली सिर्फ रियासत ही या कंट्री या स्टेट ही या नेशन ही जो है ना वो सब्जेक्ट होता है किसका, इंटरनेशनल लॉ का। ये है दूसरी थ्योरी, ये जो मैं आपका क्रिटिसिज्म बता दिया। उसके बाद तीसरी आती है, भाई साहब ये कहते हैं कि इंडिविजुअल भी सब्जेक्ट हैं और आपकी स्टेट्स भी स्टेट्स हैं, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। वो दोनों थ्योरीज के कहते हैं तुम दोनों सही बात कर रहे हो। और ये मजीद और भी ऐड कहते हैं, वो कहते हैं दूसरी इंटिटीज़ भी जो है ना वो भी हैं। मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंटरनेशनल जो ब्लॉक्स हैं पॉलिटिकल या इकोनॉमिक ब्लॉक्स, जैसे अफ्रीकन यूनियन है, जैसे अरब लीग है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, जैसे OIC है, जनाब ये भी सब्जेक्ट हैं। और ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन ह्यूमन राइट्स है ना वो तो इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करता है। तो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ आम बंदे के बारे में भी है, यानी मेरे बारे में भी है। और ये मजीद कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी ना इसका सब्जेक्ट हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो आखिरी थ्योरी है ये कहती है भाई सब चीज़ें जो है ना इसका सब्जेक्ट्स हैं, यानी स्टेट्स यानी कंट्रीज़ वो भी सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल लॉ का, और आम बंदे भी सब्जेक्ट हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ब्लॉक्स, इंटरनेशनल जो जिस तरह की आपस में कोई जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज हैं वो सब। उसके हवाले से एक बड़ा मिसाल दिया जाता है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, उसने एक जगह फैसले में लिखा था कि यूनाइटेड नेशन जो है ना वो एक इंटरनेशनल पर्सन है, यानी ये इंटरनेशनल शख्स है, इंडिविजुअल है। तो ये सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ का, और इसके भी राइट्स और ड्यूटीज़ हैं। ये कोई सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि ये एक इंटरनेशनल पर्सन है। यानी इसके इन फैसले से ये अंदाज़ा हमें होता है कि वाकई यार मतलब सिर्फ रियासतें या लोग नहीं बल्कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी जो है ना वो भी सब्जेक्ट हैं, उनकी भी एक ना लीगल पर्सनैलिटी है, उनके भी कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ हैं। सो दोस्तों ये था टॉपिक आपका, कौन सा, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। देखो कितना आसान था, बहुत ही आसान है, मज़े का। इसको ज़रूर तैयार करना, पेपरों में आता है अक्सर, और अच्छे से नंबर लेना। ठीक है जी, दुआ में याद रखना। और आखिरी बात यार हमेशा कहता हूँ, सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, मेहरबानी। ओके, अल्लाह हाफिज़।